नहीं, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर पार्टी अब लगी हुई है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ आपका इशारा है कि राजनीति बदमाशों के लिए एक शेल्टर है। मैं ऐसे लोगों का नाम तक अपनी ज़बान से लेना पसंद नहीं करता हूं, जो समाज के लिए एक श्राप हैं। उस प्रकार के लोग भी राजनीति में कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढने पर लगे हुए हैं। उनके बहुत सारे पोस्टर लगते। पोस्टरबाजी क्या बीजेपी नहीं करती? पोस्टरबाजी कीजिए, लेकिन अब भी क्यों एक ही पार्टी के 50-50 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो सुखचैन सिंह, हम मान लें कि सुखचैन सिंह भी नजरगढ़ वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूज 43 खास मुलाकात में आज हम चर्चा करेंगे निर्भीक और बेबाक छवि वाले बीजेपी नेता सुखचैन सिंह से, जिन्हें नजफगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। सुखचैन जी, न्यूज 43 खास मुलाकात में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सुखचैन जी, जिस तरह से राजनीति में आज परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसको लेके सुखचैन सिंह क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का अर्थ मेरे शब्दों में अगर आप सुनना चाहोगे तो राजनीति नहीं, ये राष्ट्र नीति होनी चाहिए। वह हर काम उस कार्यकर्ता को, उस समाज सेवक को करना चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो, और राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई चीज़ हो तो मैं उसको राजनीति नहीं समझता। वो एक षड्यंत्र होता है जो अनेकों माध्यम से राजनीति को प्राप्त करने का एक साधन होता है। तो राजनीति के नाम पे षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं? राजनीति के माध्यम से षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो जेएनयू के अंदर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, और उसके समर्थन में विद इन 1 आवर वो लोग, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, वो वहाँ पर जाकर और कन्हैया कुमार जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चिकन नेक को काटकर भारत को के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात करते हैं। तो वो लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाकर इस देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी आपने अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी कुमार विश्वास को आपने एक बयान देते हुए सुना था कि मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। बोला जी आप तो खालिस्तानियों का साथ ले रहे हो। तो बोला तो क्या हुआ, फिर मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूंगा। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इस प्रकार के लोगों की मैं समझता हूं कि ये राजनीति नहीं, ये एक षड्यंत्र है, और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को बेनकाब करना चाहिए और उनको देश की राजनीति से बाहर करना चाहिए। कुमार विश्वास जी की अगर बात करें तो उनका जो वीडियो आज वायरल हो रहा है, तो उसको लेके कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुमार विश्वास जी को ये बात पहले से ही पता थी तो ये बात उन्होंने उसी दौरान क्यों नहीं कही, और ये बात पता होने के बावजूद भी आज भी वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक चाल तो नहीं? देखिए, राजनीति से जुड़े रहना या किसी पार्टी विशेष से जुड़े रहना ये अलग बात होती है, लेकिन जब राष्ट्र का क्वेश्चन आता है, राष्ट्र का प्रश्न आपके सामने आता है, तो आप किसी एक पार्टी के साथ ना होकर अपने राष्ट्र के साथ खड़े रहना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और आज जब समय आया है कि कुछ देश की विभाजनकारी शक्तियाँ, जिसमें चाहे खालिस्तान फोर्स के लोग हों या कोई अन्य लोग हों, जब देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो उसको मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा समय था जो कुमार विश्वास जी ने अपनी बात कही, और उनकी उस समय कोई मजबूरियां रही होंगी जब वो चुप रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी अनन्य लेना चाहिए उनकी बात को। उनकी बात बिल्कुल सत्य है और उन्होंने ताल ठोक कर ये बात कही है, और उन्होंने चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को भी कि भाई ये चिंटू पिंटुओं से कोई भी बयानबाजी ना करवाएं। अगर उनमें दम है और मेरी बात को वो झुठलाते हैं तो अरविंद केजरीवाल मंच पर आए और मुझसे बहस करें। तो कहीं ये केजरीवाल के प्रति उनकी जो है मतभेद तो नहीं? और जहां आपने कहा कि उनकी मजबूरी हो सकती थी, तो क्या देशभक्ति के लिए भी मजबूर एक प्राणी, वो भी कुमार विश्वास जी जैसा, ऐसा कुछ आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, मैं उनकी मजबूरियों के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ केवल राष्ट्र के प्रति। आज अगर विश्व के सामने कोई देखने की चीज़ है तो राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए, और राष्ट्र को उन राष्ट्रों के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े होने की बात है जो कि खुद को विकसित देश बोलते हैं।
तो ये सब चलता रहता है, लेकिन राष्ट्र के जो साथ खड़ा है, वो कुमार विश्वास हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, वही मुझे लगता है सच्चा राष्ट्र नीति से चलने वाला व्यक्ति है। आपने कुमार विश्वास जी को अच्छा सर्टिफिकेट इसलिए दिया क्योंकि वो केजरीवाल के विरोधी हैं? नहीं, मैंने उनको अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, जो राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है वही सच्चा देशभक्त है, और मेरी नज़रों में वो ठीक है। अब उसके किसके साथ उसके संबंध अच्छे हैं, कौन सी पार्टी में नहीं है, और इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए वापस रुक करते हैं नजरगढ़ वार्ड की तरफ। नजरगढ़ की राजनीति को लेकर आपको पता होगा कि काफ़ी सीटें उथल पुथल हो गई। सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, कुछ सीटें ऐसी सीट के लिए रिजर्व हो गई। तो नजरगढ़ वार्ड जिसकी हम बात करें तो सभी पुरुष प्रत्याशी नजरगढ़ वार्ड पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सुखचैन सिंह? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो राजनीति में 50% आबादी जो महिलाओं की है, उनको एक स्थान मिलना बहुत बड़ी बात है। हम सनातन धर्म से आते हैं, तो अगर भगवान ने भी कोई अपना मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें शिक्षा मंत्रालय विद्या की देवी सरस्वती को दिया। उसने वाणिज्य मंत्री अगर किसी को बनाया तो माता लक्ष्मी को बनाया, और रक्षा मंत्रालय अगर किसी को बनाया तो वो शक्ति की देवी माता दुर्गा को बनाया। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल वो चुनाव के बरसाती मेंढक नहीं है, वो हर समय इस देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और लोगों की सेवा के लिए काम करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोविड-19 का समय आया था तो पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ऐसी वीडियो चली हुई थी, ऐसा खौफनाक एक मंजर था कि लोग अपनों को छोड़कर दूर चले गए थे। मैं कहता हूं, कोविड से जिनकी मृत्यु हो गई थी वो बच्चे अपनी माता तक का दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आए थे। लेकिन तब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घरों से निकले और लोगों की सेवा करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नजफगढ़ के अंदर हमारे लोकप्रिय सांसद जी हों भले ही, तो उन्होंने अनेकों ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर देने की बात की हो, या एक तात्कालिक स्कूलों के अंदर बेड मुहैया करवाए, उनके लिए दवाइयाँ फ्री करवाई, उनके लिए डॉक्टर प्रोवाइड करवाए। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कभी वो घरों में जाकर काढ़े बांट रहा है, कभी वो जाके अपने जो खेतों में जो इस्तेमाल होती है स्प्रे की मशीन, उस स्प्रे की मशीन से, हाथ वाली मशीन से भी उन्होंने लोगों के घरों को सैनिटाइज करने का काम किया हो। वो ये उस काल की बात है जब व्यक्ति अपनी मृत्यु से डरा हुआ था, लेकिन मृत्यु को भी पछाड़ कर अगर कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। आपने देखा होगा आजकल दीवारों को गंदा करने का काम चला हुआ है। बहुत सारे नए ऐसी एक अराजक पार्टी के लोग आए हैं, उन्होंने पूरे शहर को, पूरे गांव को, हर जगह पोस्टरों से आंट के रखा है। लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर और पूरी मानवता के ऊपर एक इतनी बड़ी आपदा आई थी, तब वो अपने घरों में छुपे हुए थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, पॉलिटिक्स इज़ द शेल्टर ऑफ स्काउंड्रल्स, कि राजनीति बदमाशों के लिए एक शेल्टर है। आजकल क्षेत्र के बहुत सारे अराजक लोग, बदमाश टाइप के लोग, या जो समाज के लिए एक श्राप हैं, उस प्रकार के लोग भी राजनीति में कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढने पर लगे हुए हैं। उनके बहुत सारे पोस्टर लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जो आपने पहले पूछा था, राजनीति क्या परिवर्तन में है? निश्चित रूप से परिवर्तन है। सज्जन लोगों को, सेवक लोगों को और विद्वान लोगों को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। अराजक पार्टी से आपका जो है मतलब कि इशारा किस ओर है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टी का निगम पार्षद आप चुनते हैं तो वो ताहिर हुसैन जैसा लोग चुनते हैं, जिसकी छतों पर गुलेल लगाकर पत्थरों से और पेट्रोल बम से इस दिल्ली को जलाया गया था। वो अराजक लोग हैं, वो अराजक लोग हैं जो सीएए के बहाने पूरी दिल्ली को आग में झोंकने का काम करते हैं। वो अराजक लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा देने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो अराजक लोग हैं जो
जो कोविड के काल में जहां संयम और धैर्य से काम लेने का समय था, तब लाउड स्पीकरों में घर मोहल्लों के अंदर घूमते थे कि दिल्ली छोड़ जाओ, आपके लिए बसें लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा कि बस अड्डा से लेकर और पूर्वोत्तर के जो हमारे भाई यहाँ से चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों या बिहार के लोग हों, उनकी एक भीड़ लगी हुई थी। वो चाहते थे कि इस देश में कोरोना इतनी बुरी तरीके से बीमारी फैले और यहाँ पर मौत का एक बवंडर खड़ा हो जाए। तो वही अराजक लोग हैं। तो पोस्टरबाजी क्या बीजेपी नहीं करती? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ठीक है, किसी त्यौहार पर, किसी राष्ट्रीय त्यौहार पर बड़े अच्छे से एक संदेश देती है कि भाई हाँ 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की बधाई, स्वतंत्रता दिवस की बधाई या दिवाली की बधाई। लेकिन एक पार्टी के आप अब ही क्यों भाई, आप दीजिए ना बधाइयाँ दीजिए, पोस्टरबाजी कीजिए, लेकिन अब भी क्यों एक ही पार्टी के 50-50 लोग लाइन में लगे हुए हैं और सुबह एक पोस्टर लगता है, शाम को एक पोस्टर लगता है। तो उसका ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका मैसेज ये तो नहीं कि वो आपकी अपोनेंट पार्टी ज़्यादा मजबूत हो रही है, और जहां पोस्टरबाजी की आपने कहा कि ठीक है बीजेपी भी बधाइयाँ देती हैं, किसी भी उत्सव की बधाई देती है, तो बीजेपी पोस्टर लगाए तो दीवारें गंदी नहीं होती, लेकिन अराजक पार्टी पोस्टर लगाए तो दीवारें गंदी हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर पार्टी अब लगी हुई है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ आपका इशारा है? आप समझते हैं, सब समझदार हैं, जो भी कुछ सुन रहा है। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्योंकि जो लोग इस समय दिल्ली को या देश को दो हिस्सों में, टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का नाम तक अपनी ज़बान से लेना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन एक पर्टिकुलर चुनाव के समय में ही इस प्रकार की पोस्टरबाजी वही दिल्ली को गंदा करने का काम करती है। ठीक है, दिल्ली नगर निगम हो या दिल्ली सरकार हो, उसने एक पर्टिकुलर प्लेस दी हुई है, जगह दी हुई है कि वहाँ पर आप डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपना इश्तिहार लगाइए, अपना पूरा होर्डिंग लगाइए। तो जो आप बता रहे हैं उसको बीजेपी पालन कर रही है? जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी के सभी पोस्टर उसी जगह पर हैं जहाँ पर आपने बताया? आप घूम कर देखिए ना शहर में। अब अगर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, हम तो घूमते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या बीजेपी के सभी पोस्टर उसी निर्धारित जगह पर लगे हैं जहां पर लगे होने चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें जो एजेंसीज हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। और आपने देखा होगा जितने भी दिल्ली को गंदा करने का आजकल काम कर रखा है, सबसे ज़्यादा मुकदमे उन्हीं लोगों पर दर्ज हैं जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। नजफगढ़ वार्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? नजफगढ़ वार्ड मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा के अंदर ये एक वार्ड ऐसा है जो जर्नल वार्ड है, और उस पे से बहुत अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो वर्षों वर्ष से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नजफगढ़ वार्ड बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से वार्ड रहता है। और आगे भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 500 सीटों से नजफगढ़ की अच्छे मार्जिन से जीत कर आएगी और पुनः एक बार दिल्ली की नगर निगम में सरकार बना के लोगों की सेवा करेगी। आपने कहा कि कई सालों से जो समाज सेवा में लगे हैं वो सभी प्रत्याशी के तौर पर नजफगढ़ वार्ड से आ सकते हैं, तो क्या इसका अनुमान ये भी लगाया जाए कि सुखचैन सिंह भी नजफगढ़ वार्ड से प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं? पर्टिकुलर अगर आप सुखचैन सिंह की बात करोगे तो मेरे ख्याल में ये बात बेमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वो कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो से लेकर और शिखर में, संगठन के शिखर में जो लोग बैठे हैं, वहाँ तक कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिल्ली नगर निगम में लहराएंगे। तो सुखचैन सिंह, हम मान लें कि सुखचैन सिंह भी नजफगढ़ वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मेरा फैसला कुछ नहीं होता यहाँ, मैं नहीं है यहाँ। सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी और तीसरे नंबर पर स्वयं आता है। तो यदि मैं अपनी बात करूं तो ये बात बहुत छोटे स्तर की बात होगी। यहाँ पर मेरे लिए संगठन सबसे बड़ा है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा वह मेरे लिए सर्वमान्य होगा, सभी के लिए सर्वमान्य होगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस सीट को कमल के फूल को जिताने का प्रयास करेंगे। अंत में जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इतिहास को ना भूलें, क्योंकि
किसी भी राष्ट्र का निर्माण या किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके इतिहास की बुनियाद पर ही रखा होता है। इतिहास को देखे कौन राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है, कौन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सफाई संबंधी कामों को में लगा हुआ है। ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को, जिनको ये समाज भी अपना आदर्श माने, आने वाली हमारी पीढ़ियां अपना आदर्श माने, अच्छे सच्चे सूचे लोगों को इस चुनाव में जिताएं और वोट जरूर डालने जाएं। क्योंकि मतदान का अर्थ होता है, मत का अर्थ होता है बुद्धि और दान का अर्थ दान होता है। तो अपनी बुद्धि का दान करके और जो अच्छे और सच्चे सूचे लोग हैं उन लोगों को इस चुनाव में जिताएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर विषय पर खुलकर बोलने वाले बीजेपी नेता सुखचैन की कौन सी बात से आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें